तो विद्युत धारा की बात करते हैं सबसे पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मालूम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, चार्ज होगा। चेंज मत लिखना, चार्ज है ये, हो सकता है इसको कुछ लोग चार्ज चेंज भी लिख लें। हेलो, मतलब क्या है, आवेश प्रवाह की क्या होगी, दर। इसका मतलब क्या है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना, इसका मतलब यही हो गया कि पर सेकंड कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वही डिसाइड करेगी करंट कितना होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब आप बताइए ये कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा जाएंगे, कौन इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, पोटेंशियल काम करता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में ही होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, पोटेंशियल करेगा, विभव करता है। अब जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट उतनी ज्यादा उसमें चलेगी। सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडक्टर में होते हैं, चांदी में। तभी आपने पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है ना। उसके बाद हो गया कॉपर की बात कर लेते हैं। तो कॉपर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं, अभी उसको भी हम डिसाइड करेंगे कि कहां से आते हैं, है ना। भाई जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपकी बॉडी भी तो है, इस आपकी बॉडी में क्या नहीं होते इलेक्ट्रॉन, आप भी चार्ज बॉडी हो, तो आपकी बॉडी से भी करंट फ्लो होना चाहिए। एक हाथ में बल्ब ले लो ऐसे, एक हाथ डाल दो बिजली के बोर्ड में, बल्ब जलना चाहिए, बिजली पास करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो उसको डिसाइड करना है कि वो आते कहां से है। चार्ज बॉडी आपकी है, ये आपको पता होगा। रेजिस्टेंस कितना होता है बॉडी का, अगर चार्ज है तो फिर रेजिस्टेंस भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, आपकी बॉडी में करंट भी होगी। नहीं मालूम ना, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, नियर अबाउट 1000 ओम। इसीलिए जब आप बिजली में टच कर जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी टच हो जाती है तो आपको झटका लगता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में जब करंट आती है तो उसको रोकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में ठहरती है, रुकती है। और जितना ज्यादा टाइम तक रुकेगी उतना ज्यादा आपको तेज झटका लगेगा। अगर रुके ना बॉडी में, बॉडी से पास करके निकल जाए तो आपको करंट नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशन होती है, होती है। जैसे जो लाइव वायर होता है जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है, उसको आप एक सिंगल वायर हाथ से पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। क्यों, करंट कब लगेगी, जब आपको न्यूट्रल भी आपको टच होगा। और न्यूट्रल कहीं से टच नहीं है तो आप वायर को ऐसे हाथ से पकड़ के जोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लगेगा अगर नंगे पाँव। भैया तो मैंने क्या कहा है, जब तक आपको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, न्यूट्रल तो अर्थ से भी मिल जाता है, तो इसका मतलब आपको अर्थ पे भी नहीं होना है, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं आप देखो, वो नॉर्मल आपके जैसे ये स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनते, वो उनके कुछ अलग होते हैं, रबर के होते हैं, बिल्कुल वो हमेशा सूखे रखेंगे, गीले भी नहीं होने चाहिए। तो आवेश प्रवाह की दर, यानी कि इसको हम और क्या बात हम लोगों ने किया है, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वही क्या होगा, विद्युत धारा होगी। अब मान लीजिए कि स्मॉल टी टाइम में, स्मॉल टी सेकंड में क्यू कूलाम चार्ज की बात हुई ना, चार्ज आएगा, क्यू कूलाम चार्ज मान लो फ्लो हो रहा है, टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर करंट कितनी होगी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही विद्युत धारा बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद यहां से बोलिए यूनिट क्या बनेगी? मात्रक। आवेश आवेश चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की? सेकेंड हो गया। दूसरी जो आपको मालूम है करंट की जो दूसरी यूनिट होती है, एम्पियर होती है। ये दो यूनिट आपको बहुत अच्छे से मालूम है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। क्यों है भाई? दिशा नहीं होती है। दिशा होती है करंट में। करंट में तो डायरेक्शन होती है। पोटेंशियल इसमें करंट और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, सिर्फ इतना पढ़ा है कि जिन क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होता है, वो अदिश राशियां होती हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी, वो सदिश होंगी। आपने इतना पढ़ा है। इसके साथ थोड़ी सी लाइन और भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर वो क्वांटिटी वेक्टर के अलजेब्रिकल सम के जो रूल है, वेक्टर के बीजगणितीय नियम जो हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर उन नियमों को ये फॉलो करेगी वो क्वांटिटी, तो वो वेक्टर होगी। नहीं फॉलो करेगी तो वेक्टर नहीं होगी। उसमें आती है करंट आती है। करंट हो गई, प्रेशर भी है, दाब। दाब में भी डायरेक्शन होती है। दाब की दिशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द फोर्स। जिस तरफ बल लगाते हो दाब उसी दिशा में लगेगा। ये बोर्ड है, अगर इस पे हम ऐसे फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस बोर्ड के लंबवत बल लगाएंगे तो क्या होगा? दाब इसी डायरेक्शन में होगा। दाब में क्या है? डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। फिर भी ये क्या है? दाब क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? ये भी वेक्टर के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। छोटे छोटे जो पॉइंट आते हैं इनको जरूर ध्यान रखना। यहां लिख देते हैं, डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। क्या करता है ये? वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। यहां से अगला पॉइंट आपका ये बनता है, आपको बताना है, अभी हमने यहाँ पे बात किया था आवेश प्रवाह की दर, यानी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह होती है वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब सवाल हमारा ये है कि एक सेकंड में कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिए जाएं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट हो। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बोलो। कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास किए जाएं कि उसमें करंट 1 एम्पियर हो? कितना? नहीं, फॉर 1 एम्पियर करंट इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर कितना होना चाहिए? डैश कर दिया। तो इसको हम लोग निकाल लेते। कैसे? डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लर्न कर लोगे। कैसे आया वो भी देख लो। ये सामने फार्मूला है, I इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन T है। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। तो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू N ही होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें N फाइंड करना है। करंट कितनी होनी चाहिए? 1 एम्पियर। यहाँ पे कब की बात कर रहे हैं? इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए? टाइम कितना होगा? n फाइंड करना है। E की वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 और t 1 हो गया। यहां से n हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19, ये सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब पर सेकंड पास होंगे
कंडक्टर से किसी चालक से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो उस कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर होगी। ध्यान रखना इस चीज को। इसको दूसरे वे में भी पूछ सकता है कि अगर किसी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो हो तो उस कंडक्टर में करंट कितनी होगी। तो ये भी ध्यान रखना, रिवर्स भी पूछ सकता है। अब विद्युत धारा के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है कौन सा होता है, आपने कहा सिल्वर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर क्या है, बेस्ट है। उसके बाद कौन सा है, कॉपर हो गया। अच्छा चांदी, वो सोने की कंडक्टिविटी क्या हो, कॉपर से ज्यादा होगी कि कम होगी, ठीक, वो लेस कंडक्टिविटी है, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कम क्यों होते हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी गोल्ड की, तो आपको पता है कि गोल्ड में कुछ प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा होती है, जैसे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, यानी उसके सबसे लंबे तार खींच सकते हो। इतने पतले तार सोने के बना सकते हो जितने किसी मेटल के पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो डक्टिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरी है लस्टरनेस, तो होती है, लस्टरनेस मतलब चमक। और एक होती है मेलेबिलिटी। हाँ मेलेबिलिटी में यही होता है आघात वर्धनीयता, यानी इसको जितना पीटना चाहो पीट सकते हो, एक कागज से भी पतली सीट बन जाएगी इसकी। जब इतना ज्यादा इसको पीट सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता जहां फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सके, इसलिए बहुत कम होते हैं, तो वहां पे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कौन डिपेंड करेगा, चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार आ रहा है, इसको सोचना, डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट। अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर की हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, यानी टेम्परेचर को उसका चेंज करें, तो उसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोई कंडक्टर को गर्म करो, उसकी कंडक्टिविटी लेस होगी। क्यों, क्योंकि गर्म करने पर आपने पीछे पढ़ा होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो होगी मींस कंडक्टिविटी कम हो गई। तो अगला पॉइंट क्या है, कौन सा बोला है, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, या फिर आप वायर लिख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी, साथ में एक और सोच रहे हैं कि ऐड कर दें, लेकिन चलो अलग अलग लिख देंगे, कोई बात नहीं। कंडक्टिविटी विल बी, क्या होगा, कम होगी कि ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, घट जाएगी। शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी मीन सी से लिख दिया, ठीक है, क्या होगी, क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अभी रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पे हमने लिख दिया है, यानी कंडक्टर जितना ज्यादा गर्म होगा
उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते हो जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया या आपका मोबाइल हो गया, आप अगर मान लीजिए मोबाइल को लगातार आप यूज करते हो, कोई भी डिवाइस हो आप यूज करते हो, घंटे भर 2 घंटे तक यूज करते हो कंटिन्यू, तो काफी हीट हो जाता है, उसकी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या है, उसी समय आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो उतना फास्ट वो एप्लीकेशन नहीं काम करती जितना आप चाहते हो, कभी स्लो हो जाएगी, आपको लगेगा कि नेटवर्क कम है, ऐसा नहीं होता, वो रेजिस्टेंस के कारण ऐसा हो जाता है। फिर क्या करना है, आपको इसको टेम्परेचर डाउन करना है। आप देखते हो आपका मोबाइल, कभी आप इसको सर्वे करके देखिए, जितना तेज आपका ठंडी में चलता है गर्मी में उतना फास्ट नहीं काम करता। कोई भी हो, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस हो, ठंडी में चार्ज बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जितना कंपनी ने बना कर दिया उतना ही है, उसी रेजिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। लेकिन गर्मियों में क्या है, एक तो कंपनी वालों ने जो रेजिस्टेंस बना के दिया वो उसमें है, एक भगवान का रेजिस्टेंस आ गया उसमें, तो डबल डबल जो रेजिस्टेंस हो गए वो करंट को आने से रोकेंगे। जितना ज्यादा करंट को रोकेंगे उतना ही ज्यादा मोबाइल आपका हीट होगा। अब आप हमेशा ध्यान देना कि अगर मोबाइल ज्यादा हीट कर रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी का जो मोबाइल की बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। फिर कैसे कि उसको कम करोगे, आपको उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे फाइलें, इनकरिप्टेड फाइलें हो जाती हैं, वो भी रेजिस्टेंस का काम करती है, जिनको आप वायरस बोलते हो। हर मोबाइल में एक सिक्योरिटी एक एप्लीकेशन होता है ना, उसको आप कभी क्लिक करके देखिए तो बताए कितने वायरस इसमें हैं, काउंट करके बताता है, उनको हटाना होता है। जब ज्यादा होते हैं तो मैसेज आने आने लगता है, योर डिवाइस इज एट रिस्क, मतलब रिस्क पे चल रहा है वो। कभी आया ऐसा मैसेज, एक ट्रायंगल बन जाएगा उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसका मतलब क्या है, आप रिस्क पे चला रहे हो। हाँ, वो भी होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो सिर्फ एप्लीकेशन को कूल डाउन करेगा बस, डिवाइस को नहीं करेगा। डिवाइस को कौन करेगा, जो सर्किट है वो करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। हैं? नहीं आया होगा, वो अलग चीजें हैं, बट मोबाइल के अंदर नहीं होता होगा। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप यूज करते हो, कोई भी डिवाइस से, मान लीजिए मोटर है, जब ज्यादा टाइम तक यूज करते हो उस मशीन में फैन भी दिया होता है। कंप्यूटर में देखा फैन लगा होता है, उसका काम ही होता है। लैपटॉप ले लो, उसमें फैन लगा होता है, तो जो हमारे मोबाइल में नहीं है, आने वाले टाइम में उसमें भी आएगा। लेकिन आप सोचो कि कंप्यूटर है, जब तक वो ऑन रहेगा तब तक फैन चलेगा। आपका फोन तो लगभग मेरे ख्याल से हमेशा ऑन होता है, तो रखोगे पॉकेट में, हमेशा चल रहा है फैन, ठीक। अब फैन चलेगा, जो वो हीट रिलीज करेगा कहाँ जाएगी, उल्टा क्या करेगा, जो हीट रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को खींचेगा, आपकी बॉडी को हीट को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, तो ठंडा होने की बजाय और गर्म होगा। इसलिए वो उसमें नहीं देते मोबाइल वगैरह में। इन चीजों को ध्यान दीजिए, मोबाइल में नहीं है, टैबलेट में नहीं है, इनको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली छोटी छोटी पॉकेट में रखते हैं। बट लैपटॉप को नहीं कर सकते, उसके लिए कोई बैग होता है तो वो काम कर सकते हो। और बैग में मोस्टली आप लैपटॉप रखोगे तो उसको स्विच ऑफ करके रखोगे, मोबाइल या टैब को तो ऐसा नहीं करते ना, ये मोस्टली ऑन ही होते हैं। तो ध्यान रखना, हीट कर रहा है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो गया। लेकिन ऐसा तभी होगा, जैसे मान लो आप नया नया लाए, उस समय हीट नहीं कर रहा था, बाद में हीट करना स्टार्ट हुआ, तब ऐसी कंडीशन आएगी। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप लाए उसी दिन से हीट कर रहा है, तो कंपनी की फॉल्ट है, वो डिवाइस की नहीं है। कंडक्टिविटी हो गई। बात कर लेते ओम्स लॉ। मालूम है ओम्स लॉ? बोलो, ओम ओम का नियम क्या है? इन्होंने कहा है कि जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
मीन्स जैसे जैसे आप पोटेंशियल आप बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगी। ये कब होगा वो कंडीशन भी आपको बताना होगा, हमेशा नहीं होता है। क्या आप बताइए, जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही, बल्ब हो गया, ये लॉ फॉलो होता है? सर स्टडी क्रम में नहीं। ओम्स लॉ ने जब ये अपना लॉ दिया ओम साहब ने, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हमारा ये लॉ तभी काम करेगा जब डिवाइस की या कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, जब भौतिक अवस्थाएं क्या हो, परिवर्तित ना हो। अब आप मुझे बताइए, भौतिक अवस्थाएं चेंज ना हो, भौतिक अवस्थाएं मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, प्रेशर हो गया, ये चेंज ना हो तभी ये लॉ काम करेगा। अब आप बताइए, ये ट्यूब लाइट है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये ग्लो कर रहा है, जल रहा है, क्या टच करके देखने पर ये हीट नहीं होगा? बिल्कुल भी होगा, गर्म होगा ना। गर्म होगा यानी क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया है, ये स्लो नहीं होता क्या? कर दो कर दो कर दो, खींचो, अरे कोई डोरी खींचो, टूटेगा तो देखा जाए। तो स्टॉप हो गया, उधर वाली खींचो, ठीक है रहने दो। तो इन्होंने क्या बोला है, ये लॉ काम करेगा बट कब, इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, कौन सी, यहां ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, टेम्परेचर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, ठीक, ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। क्योंकि आपको मालूम है, अगर लेंथ इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे कंडक्टर की, तो लेंथ पर डिपेंड कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। और रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो वो किस पर अटैक करेगा, करंट पर करेगा। और करंट अगर डिसबैलेंस हुई तो वो टेम्परेचर को डिसबैलेंस करेगी, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान देना, अगर भौतिक अवस्थाएं कंडक्टर की चालक की ना बदलें, ये भौतिक अवस्थाएं हो गई, अगर नहीं चेंज होती हैं तो उस कंडीशन पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन आप हटाओगे तो आपको मालूम है कि सर यहां पे कांस्टेंट आएगा, ये हो गया ओम्स लॉ। यहां पे आप बताइए आर क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, वैद्युत प्रतिरोध हो गया, ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध। अब यहां से बताइए आप, R इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन, अगर यहां पे R इक्वल टू V अपॉन आई है तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। और दूसरी जो आपको मालूम है रेजिस्टेंस की यूनिट और क्या होती है, ओम होती है। ओम साहब ने जो दिया है ओम हो गई रेजिस्टेंस। डायमेंशन क्या होगी, वीमा, वीमा क्या होगी आर की, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की। ये हो गया ओम्स लॉ, क्या लिखा तो है ओम्स लॉ।
चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकने का काम, यानी धारा का विरोध करेगा कौन? और क्या करेगा? आर विल वर्क डूइंग अगेंस्ट किसके? हैं? करंट। प्रतिरोध क्या काम करता है? प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, यानी धारा के अगेंस्ट काम करता है। किस किस पर डिपेंड करता है ये? आपको मालूम है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लो कोई चालक में धारा बह रही है, अब वो चालक पर डिपेंड करेगा कि उसका मटेरियल कैसा है, मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसका एरिया कितना है। तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो सब्सटेंस, वो चालक किस मटेरियल का बना है। हर एक मटेरियल की अपनी एक कंडक्टिविटी होती है। हेलो हेलो। बोलो बोलो। नहीं, अभी क्लास में है। हम्म। क्या करने आए थे? हम्म। कौन सा काम नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनसे ये नहीं कहा कि कौन सा काम नहीं करेंगे बगैर पैसा लेकर। कहते हो तो कब से करते आ रहे हैं। कहते हो कब से करते आ रहे हैं। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल भी, वो चीज बताइएगा नहीं क्या मतलब। हम्म। हम्म। कह दो जब बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा ना। हम्म। और क्या। हाँ। हम्म। दिमाग लगाना। हम्म।
हम्म। और क्या। चलो जबीर, चलो घर पहुंचे फिर फोन करते हैं। हाँ ध्यान दो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज बताएगा, क्या चीज बताता है? ये बताता है मटेरियल की प्रॉपर्टी को, यानी वो मटेरियल, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें कौन से पदार्थ है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हर एक मेटल का, हर एक सब्सटेंस का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो फिक्स होता है, ठीक, चेंज नहीं होता। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध इज रो, रो से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रो है देन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू फार्मूला रो एल बाई ए। एल क्या है, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर। ए क्या है, हाँ एरिया हो गया। अब यहां से आपको मालूम हो रहा है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, बताइए जरा। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वायर की लेंथ बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। यहां लंबाई बढ़ाने से मतलब है वायर क्या हो, पतला हो। वायर जितना पतला होगा रेजिस्टिविटी उतनी हाई होगी। तो यहां पे लंबाई बढ़ाने से मतलब है वायर कैसा होना चाहिए, थिनर होना चाहिए, पतला होना चाहिए, पतलेपन से मतलब है। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि जो फ्यूज वायर होते हैं, नाम सुना है फ्यूज वायर का, तो पतले क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी, उनका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखना पड़ता है। हाई क्यों रखते हैं, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जब करंट आती है तो वहां पे करंट को रोकने के लिए फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में पहले जब एमसीबी नहीं होती थी तब घरों में भी बोर्ड में लगता था, फ्यूज लगता था। अभी भी जिनके यहाँ पुराना कोई बोर्ड हो तो वहां फ्यूज लगता है, एक चीनी मिट्टी का होता है, उसमें उसको निकाल सकते हो, उसमें वायर बंधा होता है। और वो वायर जितना पतला आप बांधते हो उतना अच्छा वो रेजिस्टेंस का काम करता है। उसका काम क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था कि वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट होता था, कभी वोल्टेज घट जाए कभी वोल्टेज बढ़ जाए अचानक से, तो वो बोर्ड में लगता था फ्यूज वायर कि अगर कभी वोल्टेज अचानक से बढ़ता है तो वही फ्यूज वायर वहां से कट जाएगा, जल जाएगा, और आपके घर के जो अप्लायंस है, सामान है, वो जलने से बच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो वो हाई वोल्टेज आपके घर में भी जाएगा और जिसमें भी जाएगा सारे उपकरण जल जाएंगे। जैसे पहले आप लोग घर में मान लो पहले फ्रिज यूज करना है तो पहले स्टेबलाइजर रखते थे, अब तो आजकल स्टेबलाइजर नहीं रखते ना। पहले घरों में लगभग सबके घरों में होता था स्टेबलाइजर, अब नहीं होता है, क्योंकि स्टेबलाइजर में वो सिस्टम लगता था कि वो वोल्टेज के बढ़ने पर अचानक से वोल्टेज कट हो जाता था ऑटोमेटिक, इसलिए उसको लोग लगाते थे। जिनके घरों में एमसी वो फ्यूज वायर सही से कभी नहीं काम करता, तो क्यों नहीं काम करता था पता है ऐसा क्यों होता था? कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो फ्यूज कंडक्टर लगा हुआ है, फिर भी हमारे यहाँ हाई वोल्टेज के कारण घर में सारी सामान जल गई। उन्होंने क्या किया होगा, अब भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको यही हाल होगा। फ्यूज वायर मान लो एक बार खराब हो गया, जो मार्केट से आता है, जो कंपनी बनाकर देती उनको, अब वो जल गया। थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो गांव घर में इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मान लीजिए, तो कहेंगे भैया सिंपल यही वायर लाओ, वो वायर निकाल के उसमें जोड़ देंगे, वही लगा देंगे, काम करेगा। लेकिन उनको थोड़ी पता है कि तार को मोटा रखना है या पतला रखना है। वो तो बस इलेक्ट्रिसिटी वायर को हटा करके उस पर इंसुलेशन जोड़ दिया,
अगर वो वायर मोटा है तो मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। करंट ज्यादा पास होगी, अब वोल्टेज कभी अचानक बढ़ गया तो उसी के कंपैरिजन में करंट भी आ जाएगी घर में, करंट ज्यादा आएगी तो सब कुछ जला देगी। इसलिए फ्यूज वायर जो होते हैं हमेशा पतले होते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हाई रखना होता है। कभी आप ध्यान देना, आपको देखने पे यही कहीं मिल जाएगा आसपास, जो दो तरह के आपको पोल मिलते होंगे इलेक्ट्रिक पोल, एक लोहे वाला पोल मिलता होगा और एक ये पत्थर वाला पोल मिलता होगा। तो लोहे वाला थोड़ा सा ऊंचा होता है, पत्थर वाला थोड़ा छोटा होता है। इसमें होती है 11,000 वोल्ट लाइन, इसमें होती है 220। जब इसमें लाओगे तो डायरेक्ट नहीं लेके आते हैं, यहां बीच में रखना पड़ेगा एक ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से इसमें देंगे। और जब इसमें देंगे ना तो बीच में खंभों के बीच में कहीं लगा होता है फ्यूज वायर, बिल्कुल पतला सा, बहुत पतला वायर जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है ये वोल्टेज टोटल आएगा ट्रांसफार्मर में, लेकिन वायर इसकी करंट को रोक देगा। वायर क्या करेगा, करंट को कम कर देगा। तो करंट को किसने कम किया, वायर ने। वोल्टेज को कौन कम करेगा, ट्रांसफार्मर। ये 11,000 वोल्ट की लाइन को कम करेगा 220 वोल्ट में, और 220 वोल्ट की लाइन आ जाएगी इस वाले पोल पे, और इस पोल से फिर वायर जाएगा आपके घरों में। ठीक, आपके घर में जब आती है लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो कितनी होती है, 220 वोल्ट। जितने भी आप अपने यूजफुल डिवाइस खरीदते हो उन सब पे लिखा होता है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज करंट, यानी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि आपके घर में जो करंट आती है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी वो करंट 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट करती है। इसलिए कभी आपको करंट लगा है, करंट लगने पर कैसा फील होता है, जैसे किसी ने वाइब्रेट कर दिया बॉडी को। लेकिन अगर आपको कोई पकड़ के वाइब्रेट करे तो वो वाइब्रेशन अलग होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का वाइब्रेशन इतना फास्ट होता है, कितना फास्ट, 1 सेकंड में 50 बार कोई आपको हिला दे, वो करंट है इसका। अब सोचो अगर कोई आपको पकड़ के 1 सेकंड में 50 बार हिला दे तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। इसलिए जब करंट लगता है तो आपको लगता है जैसे हाथ में लग गया तो आपको लगता है हाथ दर्द कर रहा है, किसी ने बहुत तेजी से जैसे घुमा दिया हो, हाथ को झटक दिया हो, ऐसा फील होता है। क्यों, वाइब्रेशन है इतना तेज इसमें। और वही डीसी करंट हो तो और ज्यादा, ये तो एसी करंट है, ये 1 सेकंड में 50 बार जब फ्लक्चुएट होती है ना प्लस माइनस में, तो क्या करती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव। तो पॉजिटिव में करंट लगेगी, निगेटिव में छोड़ेगी आपको, यानी पकड़ेगी छोड़ेगी पकड़ेगी छोड़ेगी, और ये पकड़ना छोड़ना 1 सेकंड में 50 बार हो जाए, यही वाइब्रेशन हो गया। समझ गए ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि डीसी करंट चिपकाती है, चिपका लेती है, चिपकाने का मतलब क्या है, उसको एक डायरेक्शन में जा रही है। और एसी करंट क्या करती है, झटका मारती है। क्या चीज, फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी। पूरे जितने कंट्री हैं आपके पूरे इस अर्थ पे, सभी लोग सभी कंट्री यही यूज करती हैं 50 हर्ट्ज की करंट। केवल एक कंट्री है अमेरिका, बताया था ना, कितना यूज करती है, 60 हर्ट्ज की करंट वो यूज करती है? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ही करंट को बनाया था, अब बना लिए हैं तो चेंज करेंगे तो नुकसान होगा फिर। यहां बताइए नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसा है इसका रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाने का मतलब वायर की मोटाई बढ़ा दो, जैसे ये मार्कर हो गया, ऐसा ही वायर होता है ना, एरिया बढ़ाने का मतलब ये एरिया अगर बढ़ेगा मोटा हो जाएगा, और एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, है डिक्रीज होगा।
जब कहीं आपको सर्किट में करंट बढ़ानी हो तो सर्किट में जहां से वोल्टेज आ रहा हो वहां पे जहां फ्यूज लगा हो उसको हटा करके क्या करना है, मोटा वायर जोड़ देना है, तो करंट ज्यादा आएगी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट के लिए क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब वायर ही आप चेंज कर दोगे, कॉपर के स्थान पे एल्यूमिनियम का यूज कर दो, मटेरियल ही चेंज हो गया ना, क्योंकि रो किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। अगर मटेरियल ही चेंज हो गया तब रेजिस्टेंस चेंज होगा, बाकी रो के लिए सेम काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना हाई होगा, रेजिस्टेंस उतना हाई हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, मटेरियल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छे से करंट फ्लो हो जाएगी, होगी, उतना ही बैलेंस कंडीशन में होगी। तो इसको ध्यान रखना। फिलहाल इसको अभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ तो हम एक किसी भी मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके काम के हैं, इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो वहां लिखा था आपने, उसको नहीं लिखना, टेम्परेचर आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको बताना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, मालूम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन करना है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को एक लाइन में ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएंगे सीरीज में, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाए तो ऑन करने पर करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। अब करंट फ्लो होने पर आप देखोगे कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, तो तीनों में करंट सेम जाएगी, बट तीनों में वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो तीनों में वोल्टेज अलग अलग बढ़ गया। अब देखना यह है कि टोटल वोल्टेज कितना होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ऐसा फिगर बना के, रेजिस्टेंस है और बोला जाए इस पे कुछ वोल्ट, इस पे कुछ वोल्ट, इस पे कुछ वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, यानी बैटरी ने कितना वोल्टेज दिया। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो भैया क्या करना है, इसमें सभी रेजिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जो अलग अलग बढ़ गया है उसी को निकालना है। तो पहले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है, V1 है, तो यहां लगाओगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर था भी पीछे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको मालूम है। हेंस V1 निकालते हैं एट R1, R1 पे वोल्टेज कितना होगा, V1, इसके अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू आई R1। I1 तो नहीं होगा क्योंकि करंट सीरीज में क्या होगी, सेम होगी। सेम एज ऐसे ही बताइएगा V2 कितना होगा सेकेंड रेजिस्टेंस पर, और थर्ड, ऐसे कैलकुलेट करके
आप टोटल निकाल लोगे पोटेंशियल, सभी को ऐड कर देना होगा। V1 कितना है, IR1, और V इक्वल टू IR होता ही है। यहां से I कॉमन लेकर के ये I कट कर दोगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, तो ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है कई बार मिला है, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कई सारे रेजिस्टेंस सेम हैं और उनको ऐड करने पे टोटल कितना आएगा सीरीज में, तो आप कहोगे सर ऐसे ऐड कर लेंगे, लेकिन वहां पे 2 3 4 नहीं बोलेगा रेजिस्टेंस, 100 200 300 बोल देगा कि 100 रेजिस्टेंस हैं, उन सबको जोड़ना है सीरीज में, तो 100 बार लिख के थोड़ी जोड़ोगे ना। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया होगा कि नहीं बताया पता नहीं। इफ n सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सर्किट, अगर सेम रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट है, मतलब सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश मान लेते हैं, NR हो जाएगा। N क्या होगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मान लो बोला 50 रेजिस्टेंस है और हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है। अगर हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है और कितने रेजिस्टेंस हैं, 50 है, तो टोटल उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो N रखोगे 50 और R रखोगे 2, कितना हो जाएगा 100। ऐसे आपको निकाल लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां सीरीज हो गया, पैरेलल हेडिंग में लिखा है, दोनों लिखा है, ठीक है। पैरेलल में क्या करते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस को लेना है और इन सभी रेजिस्टेंस को अगर एक पॉइंट से जोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज में कब होंगे, जब रेजिस्टेंस सारे एक लाइन में ऐड होंगे, जैसे वहां पर एक लाइन में, और अगर सभी रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से ऐड हों, जैसे A और B के बीच में तीनों ऐड हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेट कर लो इनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं, इसके बीच में हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। छोटी वाली लाइन कौन सी होती है, माइनस, और बड़ी वाली लाइन प्लस। जब बैटरी को यूज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, माइनस से प्लस, और जब चार्ज करते हैं रिवर्स हो जाएगी, ठीक। ये भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। आजकल जैसे आजकल ये समस्या एक और हो रही है, आजकल सोलर प्लांट बहुत लोग लगवा रहे हैं ना घर पे। सोलर जो सब्सिडी वाले आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक ऑन ग्रिड आता है, एक ऑफ ग्रिड आता है। ऑन ग्रिड का मतलब क्या हो गया कि जो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी वो कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट की सप्लाई में जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, उसमें जाएगी। जितनी बिजली वो बनाएगा, वो बिजली बना करके जो जाएगी उसके लिए भी लगता है एक मीटर, वो दिखाता है कितनी बिजली बनी है आपके पैनल द्वारा, उसका पैसा आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। यानी आप बिजली खुद बनाकर बेच रहे हो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा आपको उसका, तो फिर कौन सा बेचना हो गया। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे उसमें से बिल आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में क्या है, आप बैटरी उसमें रखते हो पैनल के साथ में, है ना। मान लो नाइट के टाइम में सन लाइट तो नहीं होगी, आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो। 2 टाइप के हैं। अब इनमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही पता है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही उसको ध्यान देना है। तो प्रॉब्लम वहां पे हो रही, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करना। मान लो पहले आप जब यहां से जाते थे अपने घर, तो आपके मोहल्ले की जो गली थी उसमें ना कोई दुकान थी, ना कोई ट्रैफिक था, तो आप आसानी से जा रहे थे और आसानी से आ रहे थे, ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा था।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दुकानें बन गई, कंजेस्टेड हो गया। अब आप अकेले नहीं, 10 लोग उस पे आना जाना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो एक्सीडेंट होगा ना। यही काम कब हो रहा है, सोलर सिस्टम में भी होना स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिकली हो रहा है। कैसे, जैसे ही आप ऑन ग्रिड पे लाइट को यूज करते हो, तो लाइट आपने कहां से यूज की, पोल से, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है उससे यूज किया, ठीक। वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उसी रास्ते से जो पैनल ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है उसी से जा रही है। एक ही वायर से एक करंट आ रही है, एक करंट जा रही है। अब मुझे आप बताना, रेजिस्टेंस का क्या काम होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा वहां पे, किसको फ्लो करे किसको रोके। इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से रेजिस्टेंस काम करेगा, और जब दोनों तरफ से रेजिस्टेंस काम करेगा, डबल रेजिस्टेंस, तो डबल हीट भी जनरेट होगी, और डबल हीट जनरेट होगी तो फिर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। कौन, आपके घर में शॉर्ट सर्किट होंगे, एसी वेसी जो चल रही वो भी जलेंगे। ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं ना, एसी जलने वाले केस, तो इसीलिए हो रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि हम लगवा लें तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है ऑन ग्रिड वाले में, ऐसे ढेरों केस आ रहे हैं। तो लगवाना है तो भैया अलग से लगवाइएगा, घर की सप्लाई में उसको मत कनेक्ट करवाना। नहीं तो आप सोचो कि हमको बिजली आ रही है और जो हमारा देगा वो गवर्नमेंट को जा रही है, तो आएगा और जाएगा तो एक्सीडेंट होगा, निश्चित तौर से होगा। तो ये काम हो रहा है, तो वहां पे डबल रेजिस्टेंस काम करने लगते हैं। भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस रोड पे जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा एक्सीडेंट उतना ही ज्यादा होगा, और जिस रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगा। तो इसमें देखो भाई, नहीं, इन्होंने कहा करंट आपस में मिलती नहीं क्या भैया, जो जैसे मान लो आपको अपने घर जाना है, आप मान लो किसी घर में जाने वाले इलेक्ट्रॉन हो, वो घर नहीं, आप कुछ देर के लिए मान लो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, मान लो टीवी है वो, और आप इलेक्ट्रॉन हो गए हो, आपको पता है ना कहाँ जाना है हमको, किसी दूसरे घर में तो नहीं घुस जाओगे। आपको कैसे मालूम है, आपको पता है कि हमारी जरूरत की चीजें इसी में है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी को ही पता है कि हमारे जरूरत का वोल्टेज इसमें है, हमारी जरूरत का रेजिस्टेंस इसमें है, तो हमें जाना इसी में है। ये सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है। ये सर्किट बना हुआ है, यहां से करंट फ्लो करोगे, यहां से करंट आई जनरेट होगी, और जैसे ही पॉइंट ए पर आएगी 3 रास्तों में करंट ब्रेक हो जाएगी, होगी। अब जो करंट I1 करंट R1 में जा रही है, वो यहां से जब दोबारा यहां से मिल करके फिर से इकट्ठा होगी, फिर I बन जाएगी, और यहां से आने पर I1 इसी में जाएगी। ऐसा नहीं कि I2 इसमें आ जाए और I1 इसमें आ जाए, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस है ये उतनी ही करंट को आने देगा, बाकी को नहीं। तो 3 लोग हैं V R I, तो तीनों मिलके काम करते हैं, एक डिसबैलेंस होगा तो दूसरा बिगड़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसमें कौन सेपरेट हो गया, अलग कौन हो गया, करंट अलग हो गई, पोटेंशियल इसमें सेम हो जाएगा। सीरीज में कौन सेम था, करंट, तो ध्यान रखना सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में। ऐसे आपको हम दिखा सकते हैं, 10th लेवल पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आसान हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता नहीं होता किसमें करंट सेम होगी, किसमें पोटेंशियल सेम होगा। और तुम लोग सिर्फ एक काम करते हो, या तो आप V = IR लगाओगे, या तो करंट का फॉर्मूला लगाओगे, उससे आएगी नहीं। पहले आपको दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या चीज सेम होगी, कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन बटेगा, कौन इकट्ठा रहेगा। तो सीरीज में कौन बटा, पोटेंशियल, और सेम कौन था, करंट। इसका उल्टा पैरेलल में कौन सेम है, पोटेंशियल नहीं बटेगा। इसी कारण से घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है,
सीरीज में कभी नहीं होती। क्वेश्चन भी आपको मिला होगा कि घरों की वायरिंग किस कॉम्बिनेशन में होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग करने का एक बेनिफिट बताओ, क्यों करते हैं? कोई तो बेनिफिट होगा ना। सर अगर सीरीज में एक ऑफ कर दिए तो सारे बंद हो जाएंगे, उसमें अलग अलग है। इसमें अगर एक खराब होगा तो इसका चलता रहेगा। बात तो वही हुई जो इन्होंने बोला, उन्होंने ये कान पकड़ा, तुमने ये कान पकड़ा, बात वही हुई। जैसे अच्छा, सीरीज कहीं देखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हुए आप? एक और देखते हैं, अगर सबसे शुरुआत में ज्यादा वोल्टेज जा रहा है सीरीज में, सबसे लास्ट तक में कम पहुंचेगा इसमें। हाँ, आपने देखा होगा, अब तो खैर नहीं होता है। पहले जब गांवों में देखा होगा शादी वादी होती थी तो लोग जब लाइट लगवाते हैं, अब फेंक के मार देंगे, मार कर तुमको। जैसे कोई लाइट वाइट लगाते हैं जनरेटर के थ्रू, है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, उनसे बोला जाता है भैया यहाँ से लाइट हमको यहाँ तक चाहिए, तो क्या करते हैं, ट्यूबलाइट को लक्कड़ वहां पे गाड़ करके एक ट्यूबलाइट यहाँ एक यहाँ ऐसे लाइन से बना देते हैं। उनको क्या पता है कि सीरीज में करना है किस पैरेलल में करना है, उनको तो बस मतलब है जलना चाहिए, यही मतलब होता है भाई। जो लाइट वाइट में होते हैं गांवों में जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन, वो कौन सा पढ़े लिखे होते हैं, कहाँ पढ़े होते हैं, वो बस अपने प्रैक्टिकल पर ही काम करते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा है, वो लाइट लगाते हैं लेकिन गलती से जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है सीरीज में कहीं पर। अब मान लो एक लाइन है, 20 ट्यूबलाइट उन्होंने जोड़ दी और 20 की 20 हो गई सीरीज में। अब जब करंट फ्लो होगी ना, जो सबसे पहले होगी वो सबसे तेज जल रही होगी, और सबसे लास्ट वाली को पता नहीं करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो जलेगी, नहीं तो लिप 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 करेगी ऐसे। और अगर उस कंडीशन में एक ट्यूबलाइट गड़बड़ हो गई, एक को करंट ना मिला, सब बंद, बारात क्या वापस आएगी। तो घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है। पैरेलल का आपको एक बेनिफिट मिला कि एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो बाकी के अप्लायंस को करंट मिलती रहे, ठीक है। दूसरा यूज ये है, दूसरा आपका बेनिफिट ये है कि जब पैरेलल में करोगे तो सभी अप्लायंस को, सभी सामान को, सभी उपकरणों को बराबर वोल्टेज मिलेगा। उपकरणों को चलाने का काम कौन करता है? करंट। करंट अप्लायंस को चलाता है, उपकरणों को चलाता है, लेकिन करंट को भेजेगा कौन? वोल्टेज। अब मान लो किसी में वोल्टेज कम जा रहा है तो कम करंट भेजेगा, किसी में ज्यादा जा रहा है वो ज्यादा भेज देगा। कोई जलेगा, कोई चलेगा ही नहीं, यही होगा। अब प्रॉपर तरीके से सबको चलाना है तो बराबर सबको वोल्टेज देना है। अब घर में मान लो मम्मी पापा के 4 बेटे हो, 4 बच्चे हो, अब मम्मी पापा एक को जो है 2 रोटियां दे, एक को आधी दे, झगड़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात होगा। तो वही काम है घर में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी, सब जगह रूल सेम काम करता है, बस समझने की बात होती है। इसको करो, इसमें अलग हुआ था वोल्टेज, तो हमने वोल्टेज को निकाला था, इसमें अलग कौन हुआ है? करंट, तो इसमें करंट को निकालना है। तो आप निकालोगे I1 एट किस पे? R1। कौन सा लॉ लगाओगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम का नियम लगाओगे। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो यहां से I इक्वल टू क्या होगा? अब पहले R1 में करंट कितनी है? I1। पोटेंशियल कितना है? सेम V। रेजिस्टेंस कितना है? ऐसे ही आप बताइए I2 कितना होगा और I3। जैसे यहां पे सबको निकालने के बाद टोटल पोटेंशियल निकाला, वैसे यहां पे टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल करंट क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई, कॉमन ले लो V, और यहां I इक्वल टू V बाई R होता है, V से V कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई R2 प्लस 1 बाई
ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। अब मुझे एक चीज बताइए, दो कॉम्बिनेशन आपके सामने हैं, अगर आपसे बोला जाए किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे? तो बढ़ेगा इसी में ना, इसी में बढ़ेगा। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, मैक्सिमम करना हो, तब सीरीज में जोड़ना है, और रेजिस्टेंस घटाना हो, कम करना हो, तो पैरेलल में, क्योंकि अपॉन में करोगे तो घट जाएगा। ठीक है, लेट कहाँ हुए, लेट कहाँ हुए? क्यों, क्लास लोगों को पता रहा होगा, फॉर्म दे दिया था, उस पे ऐप पे नहीं जुड़े हो, ग्रुप पे, सर को बोल देना जोड़ देंगे। 2:30 बजे से क्लास, आज आना चाहिए था आपको, आज छुट्टी थी। मिटा इसको। इसके बाद क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है, आपसे बोला जाए तार की प्रारंभिक लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी करने पर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, बता सकते हो? तार की जो मान लो पहले लंबाई थी, अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, अच्छा लंबाई घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले इतना सिर्फ बताओ, प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? एक आंसर तो मालूम हो गया, ये तो आपको पता हो गया कि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब सवाल है कितना परिवर्तन होगा, कितना बढ़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट फार्मूला याद रख लीजिएगा, R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। R डैश क्या है? रिजल्टेंट प्रतिरोध है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। n का मतलब है कितना गुना लंबाई बढ़ाई गई, कितना गुना? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर ऐसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि अगर मान लो इनिशियली उसका रेजिस्टेंस दिया जाए, प्रारंभिक प्रतिरोध मान लो कुछ दे दिया जाए कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, तार की लंबाई 2 गुना खींच देने पर नया प्रतिरोध कितना होगा, तो 10 का यहां रख देंगे, 10 ओम मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा। मालूम हो गया? ऐसा क्वेश्चन एक आता है कि इतना गुना करोगे तो कितने गुना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी में आपसे बोलेगा कि अगर लंबाई को मान लो आधा कर दिया जाए, लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ? लंबाई आधा करोगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा है? कितना? 1/, इन्होंने कहा 1/4 गुना। हाँ तुमने क्या बोला था? और किसका 1/4? बस 2 ही 3 लोग का। अरे सिंपल सा बोला है कि जितना करना है तार को वो n के प्लेस पे रखना है। आधा बोला है तो यहाँ आधा रख दो 1/2। अब किसी को आधा ना पता हो कैसे लिखते हैं तो वो भी पूछ लो। 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/4 होगा, 1/4 होगा। मालूम है इतना? अच्छा लंबाई को छेड़ने पर प्रतिरोध कैसे चेंज होगा वो आपको पता हो गया। अब बात करते हैं एरिया पे, है ना?
बताइए, अगर मान लो किसी तार का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? 2 गुना। कैसे मालूम? अभी आपने पढ़ा था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, पढ़ा था। और क्षेत्रफल हमने क्वेश्चन में कितना बोला है? 1/2 बोला है। तो ए के प्लेस पे रखोगे 1/2, ये 2 उलटकर ऊपर आ जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 गुना। ठीक, मालूम हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन पर एक क्वेश्चन और आता है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा लेकिन वहां परसेंटेज में पूछेगा आपसे। कैसे बोलेगा? तार की प्रारंभिक लंबाई, ये गुना उना नहीं बोलेगा, बोलेगा 10% करने पर प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। अब परसेंट बोल देगा है? हाँ, लंबाई 10% चेंज की गई, या मान लो बढ़ा, यहाँ पे ये नहीं बोला है कितना चेंज किया, क्या किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बढ़ा देने पर। मालूम होना चाहिए ना कि 10% क्या किया, बढ़ाया है घटाया है। अब तो आंसर बता सकते हो, नहीं बता सकते? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको मालूम है 10% लंबाई बढ़ाओगे तो नई लंबाई कितनी होगी? मान लो इसकी प्रारंभिक लंबाई L1 रही होगी तो अंतिम लंबाई L2 मान लो, तो L2 कितना होगा? जो पहले था इसमें बढ़ाना है, प्लस करना है कितना? L1 का 10% बढ़ाना है, यही तो बोला है। और 10% का मतलब परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 L1 प्लस L1 11 L1 हो गया, एलसीएम ले लोगे ना तो हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मान लो हमारे पास ये वायर है, अगर इसके साथ हम कोई भी छेड़खानी करें, छेड़खानी का मतलब इसको कट करके अलग नहीं करना है, इसको लंबा कर दें या इसको और छोटा कर दें, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे तो बोला है तार की जो प्रारंभिक लंबाई वो 10% बढ़ा दी गई, यानी अगर ये तार था इसको खींच करके 10% बढ़ा दिया, आयतन तो नहीं चेंज होगा ना। तो आयतन नहीं चेंज होगा तो यहाँ पे लिखना है A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ये क्या है? एरिया और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? वॉल्यूम ही तो होता है, आयतन। अच्छा, इन्हीं को क्यों लिया हमने? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था उसमें L और A ही तो था, इसीलिए यहाँ पर L और A को लिया है। तो यहां से A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? A1 A2 इधर ले आए, L2 L1 को इधर ले गए, और L2 बाई L1 कितना है? यहां लिख लो भैया, L1 को इधर ले आओ, अपॉन में आएगा, कितना बचा? L2 बाई L1 11/10 है, तो A1 बाई A2 भी इतना ही होगा। ये क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहे हैं, पेपर में पूरा नहीं करना है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कितना बढ़ा वो निकालना है। कैसे मालूम पड़ेगा? अगर ये 10% था तो डायरेक्ट लिखोगे L2 बाई L1 कितना? 11/10, एक बढ़ा कर करके, ठीक। और अगर 20% बोले तो 20% अगर बोलता तो यहां मान लो 20 होता, हमेशा एक है बढ़ाई होगा। 10 पर एक बढ़ रहा है तो 20 पर दोनों ही बढ़ेगा, ऐसे दिमाग लगाओ। यहां पर अगर मान लो हम 20 रखते हैं तो 20/100, अब कुछ लोग करेंगे क्या, 20 पंचे 100 पूरा काट देंगे, है ना? काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं ट्रिक लगाओ ना, क्यों हमको पूरा क्वेश्चन करना पड़े, वहां तो समय बचाना होगा एग्जाम में। तो यहां पे क्या करना है, 20/100 केवल 0 काटना है, और यहां क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा कि क्या होगा? यहां पे क्या था? L1,
तो यहाँ भी L1 होगा, ऐसे ही बनेगा ना। कितना होगा बोलो, इतना ही होगा, कर लोगे ना ऐसे। तो बता दिया, अगर कुछ भी परसेंट बोले तो ऐसे ही बढ़ाना है, और ना समझ में आया जैसे हम पूरा कर रहे हैं फिर ऐसे ही करना, क्या बताएं। जब ये निकल आते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम है, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना। हम इसी से पहले जो तार की लंबाई थी उसके लिए हम बना लेते फार्मूला R1 L1 A1। रो नहीं चेंज होगा, रो क्यों नहीं चेंज होगा, अगर मान लो ये अभी हमारे पास तार चांदी का है तो खींचने के बाद सोने का थोड़ी बन जाएगा, है ना। मटेरियल तो नहीं बदलेगा, जब मटेरियल चेंज होगा तब रो चेंज होगा, नहीं तो रो नहीं चेंज होगा। और जब तार की लंबाई खींच दिया है तो क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा, लंबाई बदलेगी और एरिया बदलेगा। दोनों को डिवाइड करोगे R2 बाई R1, हम इकट्ठे लिख देते हैं ठीक, डिवाइड करने पर A1 बाई A2 और L2 बाई L1 बचेगा डिवाइड करने पर। ये दोनों वैल्यू लिखोगे 11/10 और 11/10, कितना आएगा। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना, दोनों साइड में 1 माइनस करना है, इधर भी 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस। एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, R2 माइनस R1 बाई R1। यहां एलसीएम ले लोगे, कितना बचेगा, 21 बटे, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 21%। मीन्स इसकी वैल्यू बतानी होती है। अब इतना करने के लिए एग्जाम में ये सब नहीं करना है, हमने बोला ये निकाल लोगे डायरेक्ट L2 बाई L1 परसेंटेज से, जितना ये आए फटाक से इसी को 2 बार गुणा करिए, आप 2 बार गुणा करिए और जो भी आए, मान लो 121 बटे 100 आया, 121 से 100 घटाओ तो 21 बचा, अब यही परसेंटेज हो जाएगा। और आगे कुछ मत करना, ऐसे 2 लाइन में लिख के कर डालना है। तो ये क्वेश्चन है, आ गया है? अरे नहीं भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, बंद करो।